एक असमाप्त कथा की कड़ी में आज प्रस्तुत है रमा सिंह द्वारा रचित एक और कहानी फक्सियार। वह अभी तुरंत गांव से लौटा ही था। यात्रा की थकान और भूख से निपटने की तवजीह कर ही रहा था कि ऑफिस की इस सूचना ने जैसे उसकी नस नस में बिजली दौड़ा दी। थकान और भी बढ़ गई और भूख तो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। उसका सारा बदन पसीने से चिपचिपा रहा था। एक मन हुआ कि नहा ले, लेकिन मन जैसे बैठा जा रहा हो, कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। वह आकर अपनी कोठी में थका हारा लेट गया। भीतर कहीं कुछ, जैसे उसका बिजली, उसकी अस्मिता नदी की कछार सी कट कट कर जीने की इस प्रक्रिया में समाहित होते चले गए हों। ऐसी बात नहीं कि वह आज पहली बार ऐसा महसूस कर रहा था। जब भी जीवन की सच्चाई विदुकता में ढलकर उसके सामने आई है, उसने अपने भीतर अपना कुछ ऐसे ही कटते, ढहते और विलीन होते महसूसा है। लेकिन अभी की अपनी मन स्थिति को वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इस कदर की बेचैनी, निराशा या फिर घबराहट किस वजह से है। क्या इस खबर से कि ऑफिस में उसकी हाजिरी काट दी गई है, या फिर अजय की अनुपस्थिति से, जो उसका एकमात्र साथी, सलाहकार और अपना था और जिसे वह अपनी एक हर बात कह सकता था। यह वह शख्स था जिसकी चालाकी से उसे ईर्ष्या भी होती थी, जो उसके साथ ही मास्टर रोल की अस्थायी नौकरी कर रहा था, लेकिन उसकी तरह नौकरी कब रहे और कब नहीं रहे कि दुविधा में नहीं जीता था। वह तो गजब ही जीवट का आदमी था, जो अपने को स्थायी से भी कुछ ज़्यादा ही समझता था। जो भी साहब आते, न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाता कि बस हर क्षण उसी की पुकार होती रहती, जैसे उसके बगैर ऑफिस ही नहीं चलेगा। उसके मुंह में एक कसैला स्वाद भर आया। अजय साला है किस्मत का धनी, न जाने कैसे कैसे और कितनी ही तरह के नाजायज काम करता है, लेकिन फंसना तो दूर किसी को संदेह तक नहीं होता, बल्कि वह चाहे तो पूरी ऑफिस को मैं साहब फंसा कर रख दे। साहब के कोठी से लेकर ऑफिस तक के लूप होल्स उसे मालूम है। इस सरकारी यंत्र के सारे जरूरी नट बोल्ट्स उसके पास होते हैं। जब जरूरत हो फिट कर लेता है। वह चौकी पर लेटा असहाय सा अजय के आने की राह देख रहा था। वही तो ऑफिस की असलियत बताएगा और इस मुसीबत से बचने की कोई तरकीब भी। उसे आए काफ़ी देर हो गई थी। अंधेरा घिर आया था, लेकिन अजय का कोई पता नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। बार बार उसकी खोजती आंखें दरवाजे से टकराकर निराश लौट जा रही थी। अभी तक तो वह आया नहीं, न जाने पी पाकर कब तक वापस आएगा। साला अजय इतना पी लेता है, मेरी बात भी अभी नहीं समझेगा, उल्टे कुछ बोलने से लड़ाई भी कर लेगा, मारपीट भी न कहीं करने लगे। लेकिन पहले वही अजय कहाँ पीता था। वह तो साहब लोगों के आगे पीछे रहने से यह लत लग गई। यह बड़े साहब भी तो अजीब ही ढंग के आदमी हैं। कभी सिर पर चढ़ा लेंगे तो कभी दुलत्ती मार दूर हटा देंगे। तभी तो वह उनसे दूर ही रहता है। उन्होंने ही तो अपने ग्लास से डाल डालकर अजय को पीने की आदत लगा दी है। अब तो हाल यह है कि वह रोज ही धड़ल्ले से कहीं से भी जुगाड़ लगाकर पीने लगा है। लेकिन साहबों की बराबरी भला क्या करना। पीने के साथ खाना भी तो पुष्ट मिलता है। और अजय शराब पी पीकर कितना दुबला मरतुका हो गया है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खूबी तो है ही कि पढ़ा लिखा नाम मात्र का है, लेकिन ऑफिस के पढ़े लिखे बाबुओं पर भी रौब गालिब किया करता है। उसकी सोच बार बार चिंताओं से घिर जा रही थी। कहीं उसकी वह नौकरी भी ना चली जाए। कैसे कैसे जतन से तो यह नौकरी उसे नसीब हुई, वरना न जाने आज तक वो जिंदा भी होता या नहीं। सुभद्रा बहन उसके ही गांव की सवासीन थी, बड़े अफसर की मेम साहब। वह उन दिनों गांव आई हुई थी अपनी बीमार दादी को देखने। तब महेंद्र के साथ उसकी माँ भी दादी को देखने गई थी। दरअसल वह सुभद्रा बहन से मिलकर बेटे की नौकरी की गुहार की मंशा लेकर ही वहाँ पहुंची थी। उसकी माँ को वह सब नहीं बोलना पड़ा था, जिसका मन ही मन कई दफ़ा उन्होंने अभ्यास किया था। दादी ने जैसे माँ की दुविधा को आसान करते हुए कहा था,
सुभद्रा, लेती जा महेंद्र को भी अपने साथ। आजकल आदमी मिलते नहीं हैं, तो भी तो न जाने क्यों स्कूल में पढ़ाने लगी है। भला तुम्हें किस बात की कमी है? और ऊपर से ऐसे नौकर रख लेती है जो कितना कुछ तो तुम्हारा चुरा कर ले जाते हैं। तुम तो जितना कमाती नहीं उससे ज़्यादा घर में नहीं रहकर गवा देती है। महेंद्र का नासपीटा बाप ऐसा निकला कि बेटे बेटी सभी बिखर कर रह गए। जो भी पुरखों के 2-4 बीघे जमीन थे उसे भी रखेल के लटकन झटकन में ही बेच दिया। रात दिन तो उसी हरजाई के पास पड़ा रहता है। अब बेचारी बहू घर गृहस्थी कैसे चलाएगी? भला किसके घर काम करने जाए? अपनों के घर कुटिया पिसिया करके जीवन चला लेती है, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? अब ऐसे कुल खानदान का लड़का भला किसका जूठा मलेगा? तेरे पास रहेगा तो कोई भी काम करे अपने ही घर की बात होगी ना। फिर तुम्हें भरोसे का आदमी भी मिल जाएगा। जब बड़ा होगा तो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में लगा देना। माँ निर्विकार चुप अपने में सिकुड़ी दादी के पैर दबाती रही थी। माँ के आंसू उनकी बेबसी बयान करने के लिए काफ़ी थे, जिन्हें वो अपने आंचल के बीच बीच में पोंछ ले रही थी। माँ के आंसू उनकी बेबसी बयान करने के लिए काफ़ी थे, जिन्हें वो अपने आंचल से बीच बीच में पोंछ ले रही थी। पता नहीं सुभद्रा बहन ने अपने मन का कौन सा गणित लगाया। क्या गुणनफल सोचा कि महेंद्र को अपने साथ लेती आई थी। तब तक गांव के ही स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था कि माँ ने एक दिन स्कूल से उसे हटा लिया था। आते समय दादी ने ही गांव की कंट्रोल की दुकान से एक पैजामा और एक कमीज सिलवा दिया था कि आखिर गांव भर की भी कोई इज्जत है। इन फटे कपड़ों में देखकर जमाई बाबू भला क्या सोचेंगे? किस भूखे लंगे को सुभद्रा उठा लाई है। उसे आज भी याद है घुटने तक उस पैजामा कमीज में सुभद्रा बहन की कोठी पर उनका चपरासी उनकी नज़रें बचाकर कितना हंसता था। लेकिन महेंद्र को उनकी हंसी उतनी बुरी नहीं लगती थी जितनी सुभद्रा बहन के पति की बातें। एक दिन खींचते हुए उन्होंने कहा था, किस लंगोर को पकड़ कर ले आई हो? न तो किसी चीज़ का नाम जानता है न बात ही समझता है। कहती हो 9वीं तक पढ़ा है और रोज़ इस्तेमाल की चीज़ें इतने दिनों बाद भी नहीं पहचानता है। उसे यह सब सुनकर लगा था काश इसी वक्त धरती फटे और वह उसमें समा जाए। उसके मन में सुभद्रा बहन की छवि उभरने लगी। उन्होंने उसके लिए बहुत किया था। चर चपरासी के उपहास भरी आंखों को समझते हुए तीसरे ही दिन अपनी बेटी की शर्ट पैंट दर्जी से छोटी करवाकर उसके नाप के 3-4 पेयर बनवा दिए थे। बेटे के छोड़े हुए थोड़े साइज में बड़े नॉर्थ स्टार जूते भी पहनने को दिए थे। करीने से बाल कटवा दिए थे। कुछ दिन बाद एक पुरानी घड़ी भी दे दी थी। मैट्रिक की परीक्षा के लिए किताबें भी ला दी थी। परीक्षा तो वह नहीं दे सका, लेकिन किताबें पढ़कर देश दुनिया की बहुत सारी बातें वह जान गया था। काली पूजा में शहर से पहली दफ़ा 2 साल बाद महेंद्र गांव लौटा था। सुभद्रा बहन ने कई पुरानी साड़ियाँ, शॉल और कपड़े माँ के लिए दिए थे। उसका चेहरा निखर आया था, जैसे घर आंगन के लोग देखते ही रह गए थे। उसे देखकर गांव के कई एक अभावग्रस्त परिवार अपने बेटे को सुभद्रा बहन के यहाँ काम के लिए भेजना चाहने लगे थे। लोग पूछते, वहाँ क्या क्या काम करना पड़ता है? तो वह एक रटे तोते की तरह बोल पड़ता था, बस ऑफिस का काम अभी सीख रहा हूँ। साहब काम धीरे धीरे सिखला रहे हैं, सीख जाऊँगा तो चपरासी लगवा देंगे। लेकिन यह तो महेंद्र ही जानता था कि क्या कुछ उसे नहीं करना पड़ता था। सुबह उठकर बर्तन चौका, झाड़ू बुहारू, कपड़ा, सभी कुछ तो करना था। यहाँ भाई भतीजे जात पात के रिश्ते जो गांव में अभी तक अमीरी गरीबी के परे भी निपटे चले जा रहे थे, वैसा कुछ यहाँ सोच से भी परे था। मालिक और नौकरों के रिश्ते में न जाने चुपके चुपके कब महेंद्र और इन लोगों के बीच कायम हो गए थे। लेकिन जो भी हो, मन लगाकर पूरी ईमानदारी से वह घर के काम करता रहा था। जब रसोई संभालने वाली बसंतिया गांव गई और लौटकर नहीं आई तो सुभद्रा बहन ने, नहीं, इन्हें मेम साहब ही कहना ठीक रहेगा। दरअसल एक दिन समझाकर उन्होंने कह दिया था कि उसे मेम साहब और उसके पति को साहब ही कहा करे। यहाँ कोई गांव तो है नहीं कि बहन जी और भाई जी की रट लगा बैठे। हाँ, तो जब बसंतिया गांव से लौटकर नहीं आई
तो मेम साहब उसे डांटते डपटते खाना बनाना सिखलाती रही। अब तो अनाड़ीपन की कोई पहचान ही उसमें नहीं बची। खाना बनाने में तो वह एक्सपर्ट हो ही गया था। फ़ोन रिसीव करना, मैसेज नोट करना और ऐसे ही और भी बहुत सारे काम वह सीख गया है। तभी तो साहब ने अपने ट्रांसफ़र के पहले ही उसे मास्टर रोल में चौकीदार के पद पर लगा दिया था। उनकी जगह पर दूसरे साहब आ गए थे और उसकी नैया डगमगा गई थी। वे महेंद्र को हटाकर अपने किसी आदमी को रखना चाहते थे। गनीमत थी कि सुभद्रा बहन उसी शहर में पति की उस दूसरी पोस्ट वाली कोठी में रहती थी। वह भागा हुआ उनके पास पहुंच गया था। सुभद्रा बहन ने चाय पानी को तो पूछा ही था, टेलीफोन पर वर्मा मेम साहब की जोर देकर कहा भी था, महेंद्र बिल्कुल ट्रेंड है, सारा कुछ बना लेता है रसोई में। गेस्ट चाहे जितने भी आ जाएं, चौकी में न जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोठी के सारे नियम कानून तो मालूम है ही, ईमानदार भी बहुत है। बस फिर क्या था, पूर्वत मास्टर रोल में उसकी हाजिरी बनती रही। लेकिन जब तक वर्मा मेम साहब रही, वह घरेलू काम करते थक सा गया था। वही रोज़ रोज़ की उसकी मिक मिक। मेम साहब कढ़ाई करने में शेर तो साहब सवा शेर थे। कभी बिना डांटे तो काम ही नहीं फरमाते थे। अब तो वह चुप सा गया था। अपने को सरकारी नौकरी में कहते लाज आती है। यह तो कोई सरकारी नौकरी हुई, न वेतन वृद्धि, न वर्दी और न ही छुट्टी। अभी तक तो कहीं कोई उम्मीद नहीं कि नौकरी रेगुलर हो जाए, बल्कि ऊपर से हमेशा दबाव आता कि छट्टी करो। मास्टर रोल की जो स्थानीय है उनको रखो। तभी तो उसे मन मारकर उनके सारे हुक्म बजाने पड़ते थे। शरीर ही तो है, कोई रोबोट तो नहीं। कभी कभी मन सुस्ताने लगता तो वर्मा मेम साहब वही ऊपर से छटनी वाले कागज का जिक्र करती हुई कह देती थी, नौकरी तो कब की खत्म हो जाती। वह तो साहब है कि ऊपर से आए पेपर को भी दबाए हुए है कि गरीबों की आह क्यों ले, बाद में आने वाले साहब जानेंगे। दरवाजे पर एक परछाई उभरी और महेंद्र का विगत के सैलाब में भटकता मन एक ब एक वापस वर्तमान में आ गया। वह उठ बैठा। अजय आ गया था। गनीमत कि आज वह पिए हुए नहीं था। आते ही उसकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए पूछा, अबे महेंद्र, कब आया गांव से? वहाँ जाकर एकदम सो जाता है क्या रे? साहब के घर बहुत मेहमान आए थे। कोई घर का काम करने वाला था नहीं। हम तो बाहर का काम किया करते थे। बाकी तुम जानते ही हो कि घर का काम तो हमको आता नहीं है। साहब बहुत गुस्सा में है, तुम्हारा हाजिरी काट दिए हैं। यह भी सुन लो कान खोल के कि मास्टर रोल में कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होता है। यह तो दिहाड़ी वाला नौकरी है। एक बार हाजिरी कटा कि नौकरी में ब्रेक, तो फिर कोई माई का लाल नहीं जो तुमको परमानेंट कर देगा। पहले से चिंतित और घबराया महेंद्र उनकी बातों से और भी सहम गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, यह सब क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम अपना ज्ञान बखार रहे हो? अब बातों से मेरे शरीर का सारा खून ही जला देगा कि कुछ उपाय भी बताएगा? तुम्हारे पास तो हर कांटे की दवा है। अपना कुछ तिकड़म भिड़ाओ ना, मेरा तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। अजय बगल की चौकी पर अपना बिस्तर झाड़कर लगाते हुए बोला, अब तुम्हारी खिसियानी से क्या हो गए? सोचते हैं कोई उपाय। घर गांव में सब ठीक है ना? कुछ खाए पिए कि बस ऐसे ही बिरहा गा रहे हो? महेंद्र कमरे में चहलकदमी करता हुआ बोला, कहाँ, खाने की कुछ सोच ही रहे थे कि मदना आकर यह हाजिरी वाली बात बतला गया। फिर तो भूख ही खत्म हो गई। अच्छा, तुम कहाँ से आ रहे हो? बिना ठर्रा सूंघे? आज बड़ा बाबू के घर कुछ काम था, दिन भर कुछ खाए भी नहीं, बहुत थक गए थे। हम तो वहाँ से सीधे आ ही रहे हैं। आते समय माँ ने चूड़ा और गुड़ साथ में बांध दिया था, खाओगे? निकाले? अजय उठकर बैठते हुए बोला, तो निकाल ना, पूछ क्या रहा है? दोनों चौकी पर बैठ चूड़ा गुड़ खाने लगे। कुछ सोचते हुए अचानक महेंद्र ने अजय से पूछा, तुम्हारा रुतबा हर साहिब के समय कैसे चल जाता है? उसकी बात सुनकर अजय ने जोर से ठहाका लगाया। कुछ देर तक वह हंसता रहा, फिर बोला, तुम जो पूछता है कि हमारा सब साहब के यहाँ कैसे चल जाता है? अरे हम तो कोठी में आने वाले हर एक साहिबा के पहले नबज पकड़ते हैं। नबज समझा? कुछ की नहीं। तुम्हारे पहले से हम यहाँ हैं और तुमसे ज़्यादा ही साहब सुबह को देख चुके हैं।
पहले गमते हैं कि उनमें कोई कमजोरी है कि नहीं। अब सुन, सबसे पहले जो साहब थे ना, उनकी मेम साहब की विभाग के मंत्री जी से शुरू में थोड़ी जान पहचान थी। बस भेंट मुलाकात करते करते जब वो ससुरा मंत्री आता था ना, तो मेम साहब अथर्तिया तक उनके साथ गेस्ट हाउस में रहती थी। बस भेंट मुलाकात करते करते जब वो ससुरा मंत्री आता था तो मेम साहब अथर्तिया तक उसके साथ गेस्ट हाउस में रहती थी। महेंद्र अपनी आश्चर्य मिश्रित आंखें उस पर टिकाए हुए पूछ बैठा, साहब कुछ नहीं बोलते थे क्या? मेम साहब के नैयर का सारा धन साहब को मिला हुआ था, सो साहब चुप लगाए रहते। वैसे साहब अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करते थे, उनको मानते भी बहुत थे। पहले दिन ही मेम साहब हमको माने मतलब से सब समझा दिए थे। उस दिन के बाद से तो सिर्फ एक हम ही तो मेम साहब को अपने साथ गाड़ी में ले जाते थे। उस समय साहब काम तो होता ही था, हम तो बहुतों का काम मंत्री जी से करवा देते थे। उस समय हमारा आमदनी का कोई ठिकाना न था, खाना खत्म हो गया था और अब इधर उधर की बातें करते हुए ये दोनों बेड़ी धुकने लगे थे। कुछ सोचते हुए महेंद्र ने फिर पूछा, लेकिन अभी तो हम लोगों के साहब हैं, उन्हें तुमने कैसे पढ़ाया? अजय सिलाई की काठी से कान खोदते हुए हंसने लगा था, एक भेद भरी हंसी। उसके काले चेहरे पर कहीं भी काइयापन खोजने से भी नहीं मिल रहा था। होठों पर एक रसीली मुस्कान खेल रही थी। सब राज की बात आज ही जान लोगे? इस साहब को पटाना तो सबसे आसान है, इनका रोज रोज का शिकार चलता है, शिकार, औरत का शिकार। साहिब का ध्यान बगुला जैसा सिर्फ मजदूरी क्लास पर लगा रहता है। पढ़ा लिखा क्या कहते हैं, वही हाई क्लास की औरत से कभी कभार बस हंसी मजाक भर। ठेकेदार लोगों को भी आसानी रहती है, अपने ही लेबर्स में से किसी को फुसलाकर भेज देते हैं उनके पास। महेंद्र को यह सब सुनने में बहुत मज़ा तो नहीं आ रहा था, फिर भी जैसे कोई व्यक्ति ब्लू फिल्म बिना मजा लिए देख रहा हो, पूछ बैठा, तुम यह सब कैसे जान जाते हो? तुम भी महेंद्र अकील के पट पर हो, यह सब कोनो किताब में लिखा रहता है? कितना तो अब तक साहब देख चुके हैं, मगर हाँ, इनके जैसा गिरा, पतीत, छोकरीबाज दूसरा साहब अभी तक तो नहीं देखे हैं। एक पैक शराब इनके भीतर गया कि दुनिया जहान का ऊंच से ऊंच बात उपदेश कभी अंग्रेजी में तो कभी हिंदी में शुरू हो जाता है। दूसरे लोग भी साथ देने के लिए पीते रहते हैं और इनकी वाहवाही करते रहते हैं। जैसे ही पूरा निशा चढ़ा कि बस बेशर्मी बेपरद उनका बात शुरू हो जाता है। हमारा तो मन करने लगता है कि बहरा हो जाते तो अच्छा था। जनानी जात को तो न जाने क्या समझते हैं। नशा जब खूब चढ़ जाता है तब भीतर धंसा उनकर आँख डिबरी जैसा चमकने लगता है। करिया चेहरा पर डिबरी जैसा दो आँख, लगता है कि झाड़ी में से कोई सियार या बिलार की आँख लाइट पर चमक रहा है। निशा चढ़ते उनके ऊपर जवानी हिलोर मारने लगता है। साहिब कमरा के भीतर बिस्तर पर गए कि वहाँ पर मुंशी भेंट का पहुँचाया कोनो जनाना रहता है या फिर चाहे पीछे से पहुँचा दिया जाता है। बस साहिब 5 मिनट में थककर कमरा से बाहर, उनको गाड़ी में बिठाकर घर पहुँचा दिया जाता है। बस उस रोज का तमाशा खत्म। अजय अधबुझी बीड़ी सुलगाकर पीते हुए कुछ देर चुप रहा, फिर बोलना शुरू किया। सड़क के सभी मरम्मत वही बैठले बैठले कागज पर ही हो जाता है। रिपेयर फंड खत्म, लेकिन सड़कों के सब गड्ढे जैसन के तैसन रह जाते हैं। रोजे ट्रक गाड़ी फंसते रहता है, आदमी लोगन मरते रहता है। वहाँ सोडा दारू पहुँचाते हमको ही तो रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा गुस्सा लगता है कि सुअर को ऐसा लात मारे कि जाके गिरे अपनी उसी सड़क के गड्ढा में और रोलर इसको पीस लसार कर दे। बस रोज रोज के तमाशा खत्म। बड़का साहब बने फिरते हैं, बड़ा साहब, न चाल के न चलन के। बाकी की सच्चाई तो यही भर है ना यार, कि ये सब मन का भूत ही भरम है। दुनियादारी बात तो यही है ना कि हम सब इनके पाप काम में मिले रहते हैं, सब कर्म करने में इनकी मदद करते रहते हैं। महेंद्र और अजय दोनों चुप हो गए थे, अपने आप में जैसे कुछ सोचते हुए। फिर जैसे कुछ याद आ गया हो कि अंदाज में अजय साहब वाले प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए बोलने लगा। एक बार तो इनका सब हेकरिया भुला गया था। बिजनेस का इनके ऊपर
इनक्वायरी चलने लगा। साहब का हमेशा उड़ा पुड़ा मुंह देख के कभियो ममता भी लगने लगता था। बाकी की तो ससुरा इनक्वायरी करने वाला अफसर भी उसी लाइन का आदमी निकला। अब तो क्या बताएं, रोज़ दोनों रात भर निकल जाते थे, वही खाना पीना और तरह तरह के शिकार। बस सब इंक्वायरी धरा का धरा रह गया। हमको तो हरदम साहब की गाड़ी में ही रहना पड़ता था। एक दिन वो अफसर साहब से कहे कि कभी अपने घर काहे नहीं ले चलते हो, एक दिन अपने घर बुलाओ। अब साहब का पिल्ही चमका। वो अफसर थोड़ा दूसरे मिजाज का मालूम पड़ता था। उनको थोड़ा पढ़ा लिखा ऊंच लोगन की सोसाइटी का जनाना जात का संगत पसंद था। साहब का चेहरा बुझ गया, कहीं उनकी मेम साहब पर बुरी नज़र न रखने लगे। यह तो साहब की मर्दानगी पर बड़ा गहरा चोट का बात था। सो साहब टाल गए कि अभी फैमिली यहाँ नहीं है। अजय का वार्तालाप जारी था। कब कौन सा साहब आया, कौन ईमानदार था और कौन बेईमान, महेंद्र उधाते हुए यह सब सुन रहा था। लेकिन उसका ध्यान साहब की 5 मिनट वाली बात सुनकर न जाने कब गांव में तारे निहारती, दिन गिनती, घर के काम निपटाती अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास पहुंच गया था, जिसके साथ मान मनुहार और प्यार दुलार में ही घंटों बीत जाते हैं। 5 मिनट तो बस उसकी आंखें लक्ष्मी को निहारते उसकी नाक की लौंग पर ही अटक जाती है। फिर महेंद्र जैसे अपने आप में लौटते हुए पूछ बैठा, लेकिन यह सब देखते हुए तुम्हें शर्मनाक नहीं लगता है क्या? अजय नाराजगी के अंदाज में, जैसे कि यह सब महेंद्र को अपने आप समझ लेना चाहिए, बोला, तुम्हारा बात सुनकर तरवा का लहर माथा पर चढ़ जाता है। सच्चे तुम अकील के पटपट हो। क्या 9वीं क्लास तक पढ़े हो? बोलो तो। अरे तुम कभी फक्सियार देखे हो? फक्सियार या यह नाम कभी सुने हो? अरे वही जानवर जो बाघ चीता के डर से जोर जोर से डरी आवाज़ में चिल्लाने लगता है। फक्सियार की बोली से ही लोग जान जाते हैं कि अगल बगल जरूर से कहीं बाघ होगा। फिर जब बाघ अपना शिकार से पेट भरकर चला जाता है, तब उसका बच्चा खुचा फक्सियार खाने लगता है। हम लोग भी साहब के फक्सियार हैं। फक्सियार और कुछ नहीं, उनके आसपास बस डरे हुए दुखी बने रहते हैं और उनके नाजायज़ कमाई से छोड़ा हुआ बचा खुचा पर हम लोगों को भी थोड़ा सुख मौज का मौका मिल जाता है। महेंद्र ने फिर हिचकते हुए दबे स्वर में पूछा, यह सब तुमको करने में अच्छा लगता है क्या? अजय ने बिगड़ते हुए पलटकर उसी से पूछा, और तुमको एड़ी घस घस कर काम करने में, मेम साहब से बात बात पर गाली गुप्ता सुनने में क्या बहुत अच्छा लगता है? बोलो, चुप काहे लगा गए? यह सब बोलते बोलते अजय उत्तेजित हो उठा था। फिर अपने आप में जैसे बुदबुदाते हुए बोला, क्या करें, बस एक बार नौकरी परमानेंट हो जाए तो फिर परेशानी नहीं। तब माई बाप सब तो यूनियन हो ही जाता है। बस अपने को यूनियन के जिम्मे लगा लो, सब चिंता फिक्र खत्म। हम लोगों की किस्मत ही खराब है। इतना लेट इसके पहले किसी को परमानेंट होने में नहीं लगा था। महेंद्र ने अपनी जानकारी दिखाते हुए कहा, अब तो मास्टर रोल की बहाली करीब करीब बंद ही हो गई है। बहाली अक्सर नियोजनालय के नाम लिखाने से ही होती है। तो हम लोगों को परमानेंट कर देंगे तो इनके घर का काम धंधा कैसे होगा? अजय उदासी से अपना सर खजलाते बोला, अब तो जी ऊब गया है, परमानेंट होने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर कॉफ़ी लेते हुए वह महेंद्र से बोला, रात बहुत हो गया है, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चिंता काहे करते हो? कल तक सोचने से कुछ न कुछ उपाय निकलेगा। अजय मिनटों में खराटा भरने लगा, लेकिन महेंद्र की नींद उचाट हो गई थी। बार बार वही सब बातें जहन में घुमड़ घुमड़ कर आ रही थी। क्या करता, साल भर से तो ज़्यादा हो ही गया था। घरवाली को देखे, यहाँ मन की बात भला समझेगा भी कौन? कितनी मुश्किल से तो वह वर्मा साहब से 1 हफ्ता की छुट्टी लेकर ब्याह करने गया था। कभी कभी उसे लगने लगता है कि जिंदगी जैसे रेत हो, जो उसकी कसी हुई बंद मुट्ठी से सरकते हुए गिरती जा रही हो। कोई उपाय भी तो नहीं। अब की बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी लेकर तो वह गांव गया था। हर बार उसकी लक्ष्मी जैसे जवानी के ढलान पर हो। नाम से ही नहीं, चाल चलन से भी वह सच में लक्ष्मीनिया है। माँ के साथ, घर परिवार के साथ घुल मिल गई है।
कहीं कोई शिकायत नहीं, लेकिन उसकी वापसी में हर बार लक्ष्मी के चेहरे का गहवा रंग जमा जाता है। इस बार वह तीसरे दिन ही तो वापस नौकरी पर आने वाला था, लेकिन जिस सुबह की बस से उसे चलना था उसी रात, पिछला पहर ही रहा होगा, वह जाग रहा था। छप्पर के फाक से चांद की रोशनी में लक्ष्मी का गोरा चेहरा चमक उठा। महेंद्र ने उसे अपने में समेट लिया था और वह सुबक सुबक कर रोने लगी थी। जब उसने चुप कराया तो वह आंसुओं में डूबी कहने लगी, अब तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी दिन नदी पोखर में डूबने की बात पहुंचेगा, तभी मेरे मन की हुक समझोगे। और वह दूसरे दिन क्या, कई दिनों तक रह गया था। उसका मन इस बार लक्ष्मी को छोड़कर आने का कर ही नहीं रहा था। फिर लक्ष्मी ने ही उसे भेजा कि कहीं नौकरी चली गई तो घर भर क्या खाएंगे। वह लक्ष्मी को यहाँ लाए भी तो कैसे? शहर में कम से कम 2 साड़ियाँ तो पहनने के लिए चाहिए ही। वह गांव में पैबंद लगी साड़ी में साग सत्तू खाकर परिवार तो जी रहा है ना। फिर दोनों सास बहू कुटिया पिसिया जब परोजन में दूसरों के घर काम करके किसी तरह रह लेते हैं। एक तो वैसे ही दोनों बहनों की शादी अपंग और बूढ़े से करने पर भी कर्ज तो हो ही गया था। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों में पता नहीं कब आंसू उमड़ आए और गले में उसकी अभी भी माँ का करुण क्रुदन अटक गया था। कभी कभी उसे लगता रहता कि उसकी मौत ही हो जाती तो अच्छा था। वैसे भी क्या वह सही मायने में जीवित बचा है? किश्तों में मरता ही तो जा रहा है। जब जब बहनों की, लक्ष्मी की, माँ के आंसू और बाप की अय्याशी की याद आती है, तब तक उसे किश्तों में अपने मरने की अनुभूति भुगतनी ही पड़ती है। एकांत पड़ते ही जैसे वे सभी कुछ भूली बिसरी बातें मन को कचोटने लगती है। अभी तो अकेलेपन से वह डरता है। शुरू शुरू में जूठे बर्तन धोने, जमीन पर बैठने, मेम साहब की झिड़की सुनने में उसे भी अटपटा लगता था। छोड़कर गांव लौट जाने को मन करता था। तभी उसे अजय ने ही समझाया था, सुन, अपनी जात भूल जा, सारा कुछ सहते, अपने लिए बढ़िया मौका खोजते, सुख चैन से जीते चलो। यही सब सोचते सोचते न जाने कब महेंद्र की आंख लग गई। सुबह जब उसने आंख खोली तो देखा अजय बिस्तर से गायब है। जाकर देखा तो स्नान घर में बड़े मगन होकर सैया मुनीर कोतवाल तो अब डर काहे का गाते हुए नहा रहा था। उसे गाते देखकर महेंद्र मन ही मन चिढ़ गया। यह तो बड़का भारी पॉलिटिशियन हो गया है, चपरासी तो नाम मात्र का रह गया है। कहीं तैयार होकर बाहर न चल दे, किसी का पैर भी पत्ता बिठाने। आज तो वैसे भी ऑफिस में छुट्टी ही है। अजय नहा धोकर आ गया था। एक टाइट पैंट और काला टी शर्ट पहनते हुए जल्दी जल्दी अपने बालों में कंघी करने लगा। पीछे बालों से पानी चूकर उसकी टी शर्ट को भिगो रहा था, जैसे बीच बीच में कंधे पर रखे एक मैला गमछे से पोंछ लेता था। महेंद्र को गुमसुम अपनी तरफ निहारते हुए देखकर बोला, हाँ तो बोलो, क्या करना चाहते हो? और एक महारत हासिल दलाल के अंदाज में मुस्कुराने लगा। महेंद्र थकी सी आवाज में बोला, कुछ उपाय बताओ ताकि साहब की नाराजगी दूर हो सके। और क्या? अजय अपने में व्यस्त सहज भाव से बोला, हम बहुत पता किए हैं, कोई भी सूरत में तुम्हारा अब हाजिरी बन नहीं सकता है। तभी हम खूब सोच विचार के तय किए हैं कि तुम अपना माथा मुंडवा लो, एक नया गमछा खरीद कर माथा में लपेट लो, नहीं तो आज का ताज़ा मुंडवाया बाल पता चल जाएगा। तुम्हारा चेहरा तो मातमी पहले से ही है। कोठी पर चले जाओ और वहाँ जाकर रोते हुए कहना कि माँ मर गई। कैसे आते? हजामत और क्रियाक्रम के बाद ही आए। महेंद्र अचकचा गया। उसे यकायक लगा जैसे कोई बहुत गहरा पानी में उसे दबोच रहा हो। वह लेटा हुआ था, सो फुर्ती से सीधे बैठते हुए बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। भला अच्छी भली जिंदा माँ को मरा हुआ कह दूँ, उनका क्रियाक्रम करने की बात भी कहूँ, वो मुझसे नहीं हो सकता। अजय को ओवरसियर साहब बुलाए थे चीफ के यहाँ अभी पैरवी के लिए। उसने जाते हुए महेंद्र से कहा, अब जैसा समझ में आवे करो, लेकिन इससे कारगर अब तो कोई उपाय नहीं। कहता हुआ उसने साइकिल उठाई और चला गया। महेंद्र कुछ देर भुकवाया हुआ जहाँ का तहाँ बैठा रहा। उसके बाद उसे खुद पता नहीं चला
कि कब उसके पांव अपने आप हजाम के पास पहुंच गए थे। तौलिया सर पर लपेटे वह कोठी पर गया था। मेम साहब ने पूछा, क्या इतने दिन कहाँ थे? उसके मुंह से रटे हुए पाठ की तरह निकली थी माँ की मृत्यु और क्रियाक्रम की बात। वह इस समाचार से चुप लग गई। फिर कुछ देर बाद बोली, क्या करोगे? होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। जाकर मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो। लेकिन साहब देखते ही बमक गए। यह सरकारी नौकरी है कि कोई खेल नहीं। तुमने तार चिट्ठी किसी भी तरह ऑफिस को सूचना क्यों नहीं दी? तुम्हें यदि फिर से रख भी लो तो उतने दिन की हाजिरी तो तुम्हारी बनने से रही। सरकारी नौकरी के कुछ नियम कानून हैं कि बस अपने मन की ही करते रहे। मेम साहब के इशारे से उसे सामने से हट जाने को कहा। उसके जी में आया, कह दे मुझे सरकारी नियम कायदे बतला रहे हैं और खुद कार से लड़खड़ाते रात में उतरने के पहले बिना देखे कागज पर दस्तखत करना कौन सा सरकारी नियम है? लेकिन उसे तो बस चुप ही रहना था। वह उस दिन बड़े ही मनोयोग से मेम साहब के काम करता रहा। बगीचे में खाद पानी से लेकर उनके कपड़े तक आयरन किए। उसने साहब से मेम साहब को कहते सुना था, माँ के मर जाने से महेंद्र गांव में रुक गया था। वैसे आया है तो कोठी की रसोई से लेकर गेट तक चमका कर रख दिया है। अब जाने भी दीजिए, गरीब है, इसकी हाजिरी बन जानी चाहिए। रात को सारा काम निपटाकर वह अजय के पास चला गया था। अजय ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? हमारा बताया तिकड़ा कुछ काम आया? महेंद्र खुश नजर आ रहा था। बोला, लगता है मेम साहब बात संभाल लेंगी। बड़ी ही भली ममता देखी और अपने ऊपर शर्म आई। झूठ बोलते। यार, मेम साहब इतनी भली है और तो साहब को उल्टे सीधे रास्ते पर जाने में क्यों मदद करके अपने सर पर पाप लेता है? ऐसी औरत से छल करना पाप है। मेम साहब जैसी पत्नी पाकर भी साहब कहाँ कहाँ की सड़ांध में सुअर की तरह मुंह घुसाए जी रहे हैं। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम समझते हो कि ये सब बातें हमारे मन में नहीं आता है क्या? हमारे ये सब नहीं करने से साहब का बदचलनी खत्म हो जाएगा। अरे एक नहीं, कई एक इज्जतदार ठेकेदार, सप्लायर, उनका नीचे का स्टाफ, सब इस तरह के काम से साहब की मदद करते रहते हैं। अपने फ़ायदे के लिए सभी सोचते हैं। ये तो हम लोग गरीब हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पाप पुण्य से भी डरते हैं, कभी इतना भी सोच लेते हैं। अजय अपने आप में बुदबुदाता रहा, ये साहब बड़ा ही कमीना आदमी है। बस शराब और 5 मिनट की मौज मस्ती के लिए लाखों की बिल पर आँख मूंदकर ऑर्डर कर देता है। अरे दूसरे साहब तो कम से कम कुछ परसेंटेज लेकर ही बिल साइन करते हैं, इनके जैसा नहीं। उसे गांव से आए करीब 2 हफ्ते हो गए थे। वो बहुत खुश था। उसकी हाजिरी साहब ने मान ली थी। एक दोपहर जब वो कोठी का काम निपटा ही रहा था कि अजय महेंद्र के भाई को साथ लिए आया। महेंद्र को देखते ही उसके भाई की आंख भर आई। अजय, जो हमेशा रसीली और भेद भरी हंसी से चमकता रहता था, मुरझाया सा उदास लग रहा था। अजय महेंद्र को पिछवाड़े गैराज में ले गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर भरे गले से बोला, दोस्त, तुम्हारी माँ स्वर्गवासी हो गया है। तुम्हारा भाई तुमको बुलाने के लिए गांव से आया है। महेंद्र दहाड़ मारकर रोना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी, जैसे गहरी नींद में कोई भयंकर सपना देख लिया हो और मारे भय की आवाज़ गले में फंस गई हो। भय से उसके दुख को निगल लिया था। भय ने उसके दुख को निगल लिया था। उसका कलेजा धक धक कर रहा था। सूनी और अपरिचित आंखों में बस भाई को घुरे जा रहा था। कैसे वह भाई से कहे कि माँ के स्वर्गवास पर क्रियाक्रम तो वह पहले ही कर चुका है। वह राज की बात सिर्फ अजय और महेंद्र ही जानता था। बाकी ऑफिस तक अन्य लोगों से माँ के स्वर्गवास की बात ही बताई थी। कहीं कोई साहब से असली बात कह देता तो लेने के देने पड़ जाते। भाई असलियत जाने पर पता नहीं उसे क्या समझ बैठे, एक कुकर्मी और नीच से भी शायद ज़्यादा ही। वही गांव में पता चल गया तो गांव समाज भला क्या कहेंगे। महेंद्र ने अजय को इशारे से सब कुछ समझाते हुए भाई को उसके साथ भेज दिया और कहा कि वह साहब से छुट्टी लेकर जल्दी आ रहा है। साहब के पास छुट्टी के लिए जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके पाँव में
मानो मनो पत्थर बंधी हो। कई बार उनके कमरे के दरवाजे तक जाकर वह लौट आया था। मेम साहब भी मैके गई हुई थी। किसी तरह हिम्मत करके वह कमरे में गया। साहब सर नीचा किए फाइल देख रहे थे। वह टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने सर झुकाए ही पूछा, क्या है? उसने धीरे से कहा, सर। क्या बात है? सर, गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए। अच्छा, फिर से कोई माँ वहाँ मर गई है क्या? उसकी जुबान तालू में सटी की सटी रह गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। साहब उसके मन में झांक पाते तो देखते जीवन को सजा के रूप में जीने की उसकी व्यस्तता। लेकिन उन्होंने आंखें फाइल से हटाकर बगैर ही कहा, इतनी जल्दी जल्दी गांव जाना है तो अब की हमेशा के लिए गांव चले जाओ। उसके पैर कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो गया था। वह साहब के कमरे से किसी तरह बाहर आ गया। वह क्षण भर को ठिठका, कुछ सोचता रहा, फिर तीर की तरह साहब की कोठी से निकल गया। अजय के पास आकर उसे एकांत में ले गया और बोला, मुझे साहब से छुट्टी नहीं मिल पाई है, फिर भी जाना तो है ही। तू मामला संभाल लेना, इस बार लक्ष्मी को लेता आऊँगा। कहते हुए वह भाई के साथ स्टाफ क्वार्टर से बाहर सड़क पर निकल आया और उतावलेपन में सामने से जाते हुए एक खाली रिक्शा पर भाई के साथ बैठ अजय की आंखों से ओझल हो गया। अजय अवाक खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसके चेहरे पर यकायक आतंक और सन्नाटे का भाव उतर आया, जैसे कोई आदमखोर शेर अपना मुंह खोले सामने खड़ा हो, जिसमें वे धीरे धीरे समाते जा रहे हो। वह कुछ देर वैसे ही भयभीत कल्पना में खोया रहा। फिर उसके चेहरे के उस सन्नाटे को ढकते हुए एक विद्रुप चिर परिचित मुस्कान उभरी। साला महेंद्र, अब तुम्हारी हाजिरी क्या करेगा? तुम तो इस बार ही परमानेंट भी हो जाएगा। हमें आशा है कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।